नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल का नाम है मेरी किताबें। पुस्तक संपन्नता के छिपे हुए रहस्य। लेखक हैं नेपोलियन हिल। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला अंश। पायदान 7 आत्मनियंत्रण। 18 खतरनाक वर्षों तक मेरे और मेरे निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के बीच एक महाशत्रु खड़ा रहा। यह महाशत्रु था आत्मनियंत्रण की कमी। मैं हमेशा विवाद और बहस की तलाश में रहता था। आमतौर पर ये मुझे मिल भी जाते थे। मेरा ज़्यादातर समय किसी को यह दिखाने में गुजरता था कि वह गलत है, जबकि मुझे ये मूल्यवान समय खुद को यह दिखाने में लगाना चाहिए था कि मैं गलत था। लोगों में दोष खोजना निश्चित रूप से वो सबसे अलाभकारी काम है जिसमें इंसान संलग्न होता है। इससे लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं और मित्रता के भाव में कमी आ जाती है। इससे सामने वाला व्यक्ति न तो बदलता है, ना ही उसे कोई मदद मिलती है। आत्मनियंत्रण की कमी की वजह से लोग दूसरों में दोष निकालने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरों का अच्छा लीडर तब तक नहीं बना है जब तक कि उसने आत्मनियंत्रण करके पहले अपना नेतृत्व करना नहीं सीखा है। आत्मविजयी सच्ची सफलता का पहला बुनियादी पत्थर रहा है। जब लोग अपना आपा खोते हैं तो उनके दिमाग में कोई ऐसी चीज हो रही है जिसे समझना मुनासिब होगा। क्रोधी लोग दरअसल अपना आपा खोते नहीं हैं, वे तो इसमें लपट लगाते हैं और इस वजह से मस्तिष्क में ऐसे रसायन आकर्षित होते हैं जो क्रोध के साथ मिलकर विष बना लेते हैं। क्रोधी व्यक्ति सांस छोड़ते समय हर सांस में इतना विष छोड़ेगा कि उससे बलि का बकरा मर सकता है। क्रोध में मस्तिष्क जो विष बनाता है उससे छुटकारा पाने के सिर्फ 3 तरीके हैं। एक है त्वचा के रोम छिद्रों द्वारा, एक है फेफड़ों के जरिए सांस द्वारा और तीसरा है लिवर द्वारा, जो रक्त से अपशिष्ट पदार्थ अलग करता है। जब ये तीनों मार्ग अतिव्यस्त होते हैं तो क्रोध द्वारा बनाया गया अतिरिक्त विष पूरे शरीर में फैलकर इसे विषाक्त कर देता है, मानो जहर का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। क्रोध, घृणा, आलोचना, निराशावाद और अन्य नकारात्मक मानसिक अवस्थाएं शरीर में विष फैलाती हैं, इसलिए इनसे यथासंभव बचना चाहिए। ये सभी अवस्थाएं आत्मनियंत्रण का अभाव कहे जाने वाले घातक नकारात्मक गुण की परिचायक है। पायदान 8 आपको जितने काम के लिए पारिश्रमिक मिलता है इससे ज्यादा और बेहतर काम करने की आदत। मैं नहीं मानता कि पारिश्रमिक से ज्यादा और बेहतर सेवा करने की यह आदत डाले बिना कोई भी सामान्य लोगों की श्रेणी से ऊपर उठ सकता है। जो इंसान ये आदत डाल लेता है उसका लीडर के रूप में सम्मान किया जाता है और जहाँ तक हम जानते हैं ऐसे सभी लोग बिना किसी अपवाद के अपने पेशे या व्यवसाय में शिखर पर पहुंचे हैं, चाहे उनकी राह में कितनी ही बाधाएं खड़ी हों। जो इंसान इस तरह की सेवा देता है उसकी तरफ लोगों का ध्यान निश्चित रूप से आकर्षित होगा और वे उसकी सेवाएं पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे। किसी ने भी आज तक यह नहीं सुना कि लोग ऐसे व्यक्ति की सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हों जो न्यूनतम संभव काम करता हो और उसे भी अनिच्छुक भाव से लापरवाही भरे अंदाज में करता हो। संसार की सारी योग्यता युगों युगों से पुस्तकों में दर्ज सारा ज्ञान, पृथ्वी के सारे स्कूल कॉलेजों की पढ़ाई भी उस व्यक्ति की सेवाओं के लिए लाभकारी बाजार नहीं बना सकती जो न्यूनतम संभव सेवा प्रदान करता है और खराब गुणवत्ता वाला काम चलाऊ काम करता है। दूसरी ओर जितना काम करने के लिए पारिश्रमिक मिलता है उत्साहपूर्वक उससे ज्यादा और बेहतर काम करने के जज्बे का न्यायपूर्ण पुरस्कार मिलना तय है। यह कई अन्य नकारात्मक गुणों को बेअसर कर देगा और कई वांछित गुणों की कमी की भरपाई करेगा। पायदान 9 आकर्षक व्यक्तित्व। भले ही आप में अब तक बताए सारे गुण मौजूद हों, लेकिन अगर आप सुखद व्यक्तित्व के जरिए लोगों को आकर्षित न करते हो तो आप असफल हो सकते हैं। व्यक्तित्व को एक शब्द में परिभाषित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उन सभी गुणों का महायोग है जो एक इंसान को पृथ्वी के हर दूसरे इंसान से अलग करते हैं। आप जो कपड़े पहनते हैं वे भी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा। आपके चेहरे के भाव भी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है जो आपके चेहरे की लकीरों या उनके अभाव से प्रकट होते हैं। आपके बोले हुए शब्द भी आपके व्यक्तित्व का बहुत अहम हिस्सा है और जब आप बोलते हैं तो सामने वाले के मन में आपकी सुसंस्कृत या उसके विपरीत छवि तुरंत बन जाती है। आपकी आवाज़ भी आपके व्यक्तित्व का एक अहम हिस्सा है, इसलिए इसे सुखद बनाने के लिए
तब तक तराशें जब तक कि सद्भावपूर्ण, समृद्ध और लयबद्ध न बन जाए। आपके हाथ मिलाने का अंदाज भी आपके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है, इसलिए दृढ़ता और जोश से हाथ मिलाएं। अगर हाथ मिलाते समय आपका हाथ मरियल, ठंडा, बेजान रहता है तो आप नकारात्मक व्यक्तित्व प्रदर्शित कर रहे हैं। आकर्षक व्यक्तित्व का मतलब है ऐसा व्यक्तित्व जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करे और जिसकी बदौलत उन्हें अपने साथ रहते समय साहचर्य और सद्भाव महसूस हो। दूसरी ओर अनाकर्षक व्यक्तित्व वह होता है जिसके कारण लोग आपसे यथासंभव दूर रहना चाहते हैं। अपना विश्लेषण करके पता लगाएं कि लोग आपके प्रति आकर्षित हैं या नहीं। अगर लोग आपके प्रति आकर्षित नहीं हैं तो इसके कारण खोजें। इसके अलावा यह जानना भी रुचिकर होगा कि आप किस तरह के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि इससे आपको अपने चरित्र और व्यक्तित्व का अंदाजा हो जाएगा। आप हमेशा ऐसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जो आपके सामंजस्य में हो और जिनके चरित्र व स्वभाव आपसे मेल खाते हों। आकर्षक व्यक्तित्व आमतौर पर उस व्यक्ति का होता है जो नरमी से और दयालुता से बोलता है, जो किसी को बुरा न लगने वाले शब्द चुनता है, जो उचित शैली व सामंजस्यपूर्ण रंगों वाली पोशाक पहनता है, जो निस्वार्थ होता है और दूसरों की सेवा के लिए तत्पर रहता है, जो राजनीति, धर्म, पंथ या आर्थिक दृष्टिकोणों से परे सारी मानवता का मित्र होता है, जो अकारण या सकारण दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलता है, जो बातचीत करते वक्त बहस नहीं करता है या धर्म और राजनीति जैसे विवादास्पद विषयों पर बहस में दूसरों को नहीं घसीटता है, जो सभी लोगों में अच्छाई देखता है और बुराई को नजरअंदाज कर देता है, जो ना तो दूसरों को सुधारना चाहता है ना ही फटकारना चाहता है, जो बार बार और गहराई से मुस्कुराता है, जो छोटे बच्चे, फूलों, पक्षियों, उगती घास, पेड़ों और बहती नदियों से प्रेम करता है, जो मुश्किल में फंसे सभी लोगों के साथ सहानुभूति रखता है, जो दूसरों के निर्मम कामों को क्षमा कर देता है, जो स्वेच्छा से दूसरों को उसके मनचाहे काम करने का अधिकार देता है, बशर्ते किसी दूसरे के अधिकारों का हनन न हो रहा हो, जो गंभीरता से हर विचार और कार्य में सृजनात्मक बनने की कोशिश करता है, जो दूसरों को प्रोत्साहित करता है और मानवता के हित वाले किसी उपयोगी काम में ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उनकी खुद में रुचि जगाता है और उनमें आत्मविश्वास भरता है, जो धैर्यवान और रुचिकर श्रोता होता है और बात काटे बिना या सारी बातचीत किए बिना सामने वाले को बातचीत करने का मौका देने की आदत डाल लेता है। इस सीढ़ी में बताए बाकी गुणों की तरह ही आकर्षक व्यक्तित्व भी व्यवहारिक मनोविज्ञान के अमल के जरिए आसानी से विकसित हो जाता है। पायदान 10, सटीक विचार। जब आप सही तरीके से सोचना सीख लें तो आप अपने दिमाग में सेंध लगाने वाली हर चीज़ की जांच करने की आदत आसानी से व खुद डाल सकते हैं और ये देख सकते हैं कि यह जानकारी है या फिर तथ्य है। आप अपने दिमाग से उन सारे इंद्रियगत छवियों को दूर रखना सीख लेंगे जो तथ्यों के बजाय पूर्वाग्रह, नफरत, क्रोध, पक्षपात और अन्य झूठे स्रोतों से उत्पन्न होती है। आप तथ्यों को 2 समूहों में विभाजित करना सीख लेंगे, यानी प्रासंगिक और अप्रासंगिक या महत्वपूर्ण और महत्वहीन। आप सीखेंगे कि कैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को चुनकर व्यवस्थित करना है और उन्हें एक आदर्शिक निर्णय या कार्य योजना में बदलना है। आप सीखेंगे कि आप जो भी पढ़ते हैं या मीडिया के जरिए जो भी देखते हैं उसका विश्लेषण कैसे करें, आवश्यक अनुमान कैसे लगाएं, ज्ञात तथ्यों से अज्ञात की ओर तर्क कैसे करें और एक अच्छी तरह संतुलित निष्कर्ष पर कैसे पहुंचें, जो पूर्वाग्रह के रंग में न रंगा हो या केवल जानकारी पर आधारित न हो जिसकी आपने सावधानी से जांच नहीं की थी। जब आप यह समझ लेते हैं कि सही तरीके से सोचा कैसे जाता है तो आप यह भी सीखेंगे कि दूसरों की कही बातों को भी इसी प्रक्रिया से गुजारें, क्योंकि इससे आप सत्य के ज़्यादा करीब पहुंचेंगे। आप सीखेंगे कि किसी चीज़ को तथ्य के रूप में तब तक स्वीकार नहीं करना है जब तक कि आपकी बुद्धि से मेल नहीं खाती है और विभिन्न जांचों में खरी नहीं उतरती है। दमदार चिंतक हर उस चीज़ की जांच पड़ताल करता है जो उसके दिमाग में सेंध लगाने की कोशिश करती है। आप यह भी सीखेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे के बारे में जो कहता है उससे तब तक प्रभावित नहीं होना है जब तक कि आप उस कथन को तौल न लें, उसकी जांच न कर लें और सही सोच के ज्ञात सिद्धांतों के अनुरूप ये पता न लगा लें कि वह कथन झूठा है या सच्चा। अगर वैज्ञानिक सोच आपके लिए सब कर सकती है तो यह एक वांछित गुण है ना?
यह इतना सब और इससे ज़्यादा भी करेगी, बशर्ते आप तुलनात्मक रूप से उन आसान सिद्धांतों को समझ लें जिनके जरिए सही विचार उत्पन्न होता है। पायदान 11, एकाग्रता। एकाग्रता इस सीढ़ी की एक पायदान इस अर्थ में है, यह आपके मुख्य लक्ष्य या किसी भी काम, चाहे वह काम आपके मुख्य लक्ष्य से जुड़ा हो या नहीं, में रेखांकित सारे विवरणों की तस्वीर देखने के लिए मस्तिष्क को प्रेरित करने का अभ्यास है, जब तक कि वह तस्वीर पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो जाती और उसे हकीकत में बदलने के व्यावहारिक साधन निर्मित नहीं हो जाते। एकाग्रता आपकी कल्पना को सक्रिय करती है ताकि यह आपके अवचेतन मन के हर कोने की तलाश करके आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराएं। ध्यान रहे, आपके अवचेतन मन में आपकी पांचों इंद्रियों के जरिए आपके मस्तिष्क तक पहुंची हर इंद्रिय छवि संग्रहित होती है। एकाग्रता बिजली की बैटरियों को जोड़ने वाला तार भी है, जो इस सीढ़ी में रेखांकित सारे गुणों की सम्मिलित शक्ति है, जिसका उद्देश्य किसी निश्चित लक्ष्य या किसी निश्चित उद्देश्य को हासिल करना होता है। यह किसी निश्चित विषय पर विचार की शक्तियाँ केंद्रित करने की प्रक्रिया है, जब तक कि मस्तिष्क उस विषय का विश्लेषण न कर ले और इसे घटकों में विभाजित करके एक निश्चित योजना में से दोबारा न जमा दे। यह कारणों से परिणामों का अध्ययन करने की प्रक्रिया है और परिणामों से कारणों का अध्ययन करने की प्रक्रिया भी है। पायदान 12, लगन। लगन और एकाग्रता इतने करीबी रूप से जुड़े हैं कि यह बताना मुश्किल है कि उन्हें अलग करने वाली रेखा कहाँ पर है। लगन का मतलब है इच्छा शक्ति या संकल्प। इसी गुण की बदौलत आप अपने मस्तिष्क को सभी शक्तियाँ एकाग्रता के सिद्धांत के जरिए किसी निश्चित उद्देश्य पर तब तक केंद्रित करते हैं जब तक कि वह उद्देश्य हासिल नहीं हो जाता। लगन वह गुण है जिसकी बदौलत आप अस्थायी सफलता से गिरने के बाद ऊपर उठते हैं और अपनी निश्चित इच्छा या उद्देश्य का पीछा करते रहते हैं। यही वह गुण है जो आपके सामने मौजूद सारी बाधाओं के सामने कोशिश करते रहने का साहस और विश्वास देता है। लगन की बदौलत ही बुलडॉग अपने विरोधी के गले पर खूनी शिकंजा कसता है और फिर हटाने की तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी पकड़ बनाए रखता है। लेकिन आप बुलडॉग वाले उद्देश्य से लगन विकसित नहीं कर रहे हैं। आपका उद्देश्य तो यह है, यह आपको उन चट्टानों के पार ले जाए जिनसे संसार के हर व्यक्ति को किसी भी सार्थक जगह तक पहुंचने के लिए जूझना होता है। आप लगन इसलिए विकसित कर रहे हैं ताकि यह एक निश्चित दिशा में अटल रहकर आपका मार्गदर्शन करे, लेकिन इससे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आप सही दिशा में जा रहे हों। लगन के अविवेकी इस्तेमाल से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। पायदान 13, असफलताएं। अब हम सीढ़ी के 13वें खुशनसीबी वाले पायदान पर आते हैं, असफलताएं। इस पायदान पर ना लड़खड़ाएं। यह सबसे रोचक पायदान है क्योंकि इसका सरोकार उन सच्चाइयों से है जिनका आपको जीवन में सामना करना होगा, चाहे आप ऐसा करना चाहते हो या नहीं। जितनी स्पष्टता से आप साफ आसमान में सूरज देख सकते हैं, उतनी ही स्पष्टता से आप यहाँ देख सकते हैं कि आप हर असफलता को संपत्ति में कैसे बदल सकते हैं। आप हर असफलता को नींव के पत्थर में कैसे बदल सकते हैं, जिस पर आपका सफलता का महल हमेशा खड़ा रहेगा। असफलता पूरी सीढ़ी में एकमात्र ऐसी चीज है जिसे नकारात्मक कहा जा सकता है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि यह जीवन के सबसे अहम अनुभवों में से एक कैसे है और क्यों है। असफलता प्रकृति की बाधा कूद वाली योजना है जिसका उद्देश्य लोगों को जीवन में किसी सार्थक काम के लिए प्रशिक्षित करना है। यह प्रकृति की कड़ी परीक्षा और धातु को बार बार गर्म ठंडा करने की प्रक्रिया है जो मानवीय गुणों से चिपकी अशुद्धियों को जला देती है और धातु को शुद्ध कर देती है ताकि यह जिंदगी भर मुश्किल परिस्थितियों को झेल सके। असफलता प्रतिरोध का महान नियम है और यह लोगों को उसी अनुपात में शक्तिशाली बनाती है जिस अनुपात में वे प्रतिरोध से उभरते हैं। हर असफलता में एक महान और स्थायी सबक होता है, बशर्ते इस इंसान उसका विश्लेषण करे, सोचे और लाभ ले। असफलता मानव हृदय में सहनशीलता, सहानुभूति और दयालुता विकसित करती है। जीवन की राह पर बहुत आगे तक जाने से पहले ही आपको यह पता चल जाएगा कि हर विपत्ति और हर असफलता एक से छिपा हुआ वरदान है। वरदान इसलिए क्योंकि इसने आपके दिमाग व शरीर को सक्रिय रखा और इस तरह इस्तेमाल के नियम के जरिए दोनों का विकास किया। युगों युगों तक पलट कर देखेंगे तो आपको इतिहास में ऐसी घटनाएं भरी मिलेंगी जो स्पष्टता से दिखाई दी हैं
कि सफाई करने, शुद्ध करने और शक्तिशाली बनाने में असफलता का कितना महत्व है। जब आपको यह एहसास हो जाता है कि असफलता इंसान की शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा है, तो आप इससे डरना छोड़ देंगे। इसके बाद आप यह समझ जाएंगे कि असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती। कोई भी व्यक्ति हार कर गिरने के बाद ऊपर तभी उठ पाता है जब वह किसी न किसी मायने में ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान इंसान बन जाता है। अगर आप पलटकर अपनी असफलताओं को देखते हैं और अगर सौभाग्य से आप कभी भारी असफल हुए हैं, तो आपको बेशक दिख जाएगा कि वे असफलताएं आपके जीवन और आपकी योजनाओं में निश्चित निर्णायक मोड़ों का सूचक थी और आपके लिए लाभकारी थी। पायदान 14, सहनशीलता और सहानुभूति। आज की दुनिया में सहानुभूति का अभाव और असहिष्णुता अभिशाप से कम नहीं है। यदि संसार सहिष्णु होता तो सभ्य समाज में इतने युद्ध नहीं होते। अमेरिका में सहनशीलता और सहानुभूति का सबक सीखना खास तौर पर महत्वपूर्ण है। इसका कारण यह है कि अमेरिका में संसार के हर धर्म और हर पंथ के अनुयायी और हर प्रजाति के लोग साथ साथ रहते हैं। जब तक हम सहिष्णुता और सहानुभूति प्रदर्शित नहीं करते हैं, तब तक हम उस पैमाने के अनुसार नहीं जी रहे हैं जिसने सबसे पहले इसे आज़ाद किया था। युद्धों से कई महान सबक सीखे जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। सभी धर्मों, राष्ट्रों, प्रजातियों के अनुयायी किसी साझे उद्देश्य के लिए लड़े हैं। यदि हम किसी युद्ध के दौरान धर्म और प्रजाति की वजह से एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता दिखाए बिना एक साझे उद्देश्य के लिए लड़ सकते हैं, और यदि हम इसे आवश्यक तथा लाभकारी मानते हैं, तो हम शांति के दौर में भी ऐसा क्यों न करें। सहयोग से शक्ति मिलती है। सभी युगों में शोषित लोग शासक वर्ग के दमन से जितने कष्ट में रहे हैं, उतने ही एक दूसरे के प्रति घोर उदासीनता और हिंसक असहिष्णुता से भी रहे हैं। वास्तव में अगर हम लोग असहिष्णुता को त्याग दें, किसी साझे उद्देश्य के लिए काम करें, ठोस एकता दिखाएं, तो संसार की कोई शक्ति उन्हें परास्त नहीं कर सकती। युद्ध में पराजय आमतौर पर व्यवस्थापन के अभाव से आती है। यही जीवन में भी सच है। असहिष्णुता और साझे उद्देश्य के प्रति सामंजस्यपूर्ण प्रयास की कमी के कारण द्वार खुला छूट जाता है, जिससे व्यवस्थित प्रयास की शक्ति को समझने वाले चंद लोग अंदर आ जाते हैं और अव्यवस्थित तथा असहिष्णु लोगों की पीठ पर सवार हो जाते हैं। हाल फिलहाल असहिष्णुता आतंकवाद और धर्म के वेश में संसार पर कहर बरपा रही है। यह मतभेद और कुछ नहीं बल्कि असहिष्णुता और लोभ है, और यह एक तरफ होने का जितना प्रमाण है, उतना ही दूसरी तरफ भी है। यदि दोनों पक्ष ये देख लें कि एक हाथ है जबकि दूसरा रक्त है, जिसकी बदौलत हाथ जीवित रहता है, तो दोनों ही देख लेंगे कि किसी भी एक पर विपरीत प्रभाव डालने वाली असहिष्णुता दूसरे पर भी विपरीत प्रभाव डालती है। आइए सिद्धांत को धर्म से ऊपर रखकर और मानव जाति को स्वार्थपूर्ण व्यक्ति से ऊपर रखकर असहिष्णुता को खत्म करें। हमें कम से कम उस छोटी मधुमक्खी जितना बुद्धिमान तो होना चाहिए जो छत्ते के हित में इसलिए काम करती है ताकि छत्ता नष्ट न हो जाए। पायदान 15, कर्म। यह इस सीढ़ी के सभी पायदानों में सबसे छोटा शब्द है, लेकिन यह अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। प्रकृति के सभी नियमों में यह आदेशित है कि जिस भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता वह जीवित नहीं रह सकती। जो बाह एक तरफ बंधी रहती है और सक्रिय उपयोग में नहीं आती है, वह कमजोर और नष्ट हो जाएगी। यही आपके भौतिक शरीर के किसी भी दूसरे अंग के बारे में सही है। इस्तेमाल न करना नाश और मृत्यु को न्योता देना है। मानव हृदय तो इस्तेमाल न करने पर दुर्बल और नष्ट नहीं होगा, लेकिन इसका शारीरिक प्रतिनिधि यानी मानव मस्तिष्क इस्तेमाल न करने पर दुर्बल हो जाएगा। मानव मस्तिष्क तक 5 इंद्रियों के जरिए पहुंचने वाली हर छवि मस्तिष्क की एक छोटी कोशिका में जाकर बैठ जाती है, जहां वह या तो अनुपयोग के कारण नष्ट हो जाती है या फिर सतत इस्तेमाल के जरिए जीवंत और स्वस्थ बनती है। शिक्षाविद अब मानते हैं कि बच्चों की असली शिक्षा स्कूली पुस्तकों से सीखा गया वास्तविक ज्ञान नहीं है। यह तो ज्ञान के पुस्तकों से मस्तिष्क तक पहुंचने की प्रक्रिया में होने वाला मस्तिष्क का इस्तेमाल और विकास है, जिसकी वजह से स्कूली पढ़ाई अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। इस सीढ़ी में रेखांकित सारे गुण आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। बदले में आपको बस एक कीमत चुकानी है, और वह कीमत है कर्म, लगनशील अथक कर्म। जब तक आप इन गुणों का अभ्यास करते हैं और उन्हें काम में लाते रहते हैं, वे शक्तिशाली और स्वस्थ बने रहेंगे।
लेकिन यदि आप उन्हें सुप्त या प्रयुक्त पड़े रहने की अनुमति दे देते हैं तो वे कुम्हलाकर दुर्बल हो जाएंगे और अंततः नष्ट हो जाएंगे। पायदान 16, स्वर्णिम नियम। यह सीढ़ी का आखिरी पायदान है। शायद इसे पहला पायदान होना चाहिए था, क्योंकि इसका उपयोग या अनुपयोग ही तय करेगा कि इंसान सीढ़ी के बाकी गुणों के इस्तेमाल में अंततः सफल होता है या असफल। स्वर्णिम नियम का यह दर्शन वह चमकता सूरज है जो सीढ़ी में बताए सारे दूसरे गुणों को प्रकाशित करता है। अगर स्वर्णिम नियम आपकी राह को प्रकाशित नहीं कर रहा है तो आपके उन गड्ढों में बुरी तरह गिरने की आशा है जिनसे आप कभी नहीं बच सकते। स्वर्णिम नियम खुशी का एकमात्र अचूक रास्ता बताता है, क्योंकि यह सीधे मानवता के हित में उपयोगी सेवा के क्षेत्र में ले जाता है। यही वह चीज है जो लोगों में शहद के छत्ते वाला भाव विकसित करती है, और इसी की बदौलत मानव जाति की भलाई के लिए इंसान अपने स्वार्थपूर्ण व्यक्तित्व हितों की अपेक्षा करता है। इस सीढ़ी में बताए दूसरे गुण विकसित करने से जो शक्ति मिलती है, स्वर्णिम नियम उसका विनाशकारी उपयोग करने की हमारी सारी प्रवृत्तियों को रोक देता है। यह ज्ञान और शक्ति के अभाव में नुकसान से बचाता है। यह लोगों को उन गुणों के बुद्धिमत्तापूर्ण और सृजनात्मक उपयोग की राह दिखाता है जिन्हें हम इस सीढ़ी के पायदानों का इस्तेमाल करके विकसित करते हैं। स्वर्णिम नियम वह मसाल है जो जीवन के उद्देश्यों की ओर हमारा मार्गदर्शन करती है, ताकि हम भावी पीढ़ियों के लिए कुछ मूल्यवान जोड़ें, पृथ्वी पर अपने सहयात्रियों का बोझ हल्का करें और उपयोगी सृजनात्मक प्रयास की राह खोजने में उनकी मदद करें। स्वर्णिम नियम का सीधा अर्थ यह है कि हमें दूसरों के लिए वैसा ही करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वे हमारे लिए करें, कि हमें उनके साथ वही करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ करें, कि अपने विचारों, कार्य और कर्म से हमें वही देना चाहिए जो हम दूसरों से पाना चाहते हैं। इस सीढ़ी में आपके सामने एक आदर्श नक्शा या योजना है जिसके जरिए आप जीवन में किसी भी वैध लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जो आपकी उम्र, नैसर्गिक प्रवृत्ति, शिक्षा और परिवेश वाले व्यक्ति की पहुंच के भीतर हो। यह जादुई सीढ़ी आपको सफलता के इंद्रधनुष के छोर तक ले जाएगी, जिसे हम सभी जीवन में किसी न किसी मोड़ पर पाने की आशा करते हैं। आपके इंद्रधनुष का छोर दिख रहा है, और जिस पल इस सीढ़ी के गुणों में माहिर हो जाते हैं, आप उस सोने के थैले को उठा सकते हैं जो इंतजार कर रहा है कि इसका सही मालिक आए और इस पर अपना दावा पेश करे। इस ऑडियो में अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ।